हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसका चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ। स्टूडेंट्स, इसके 3 लेक्चर आप पहले अटेंड कर चुकी हैं। आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के जो अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके बारे में बताती हूँ। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र और इसके जो अभिकरण और संस्थाओं द्वारा संपन्न जो सामाजिक आर्थिक कार्य होते हैं उनका समन्वय करता है। यानी जो यूएनओ है उसके द्वारा केवल सुरक्षा के और शांति के कार्य ही नहीं किए जाते हैं, अभी तो इसके द्वारा विभिन्न देशों के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्य भी संपन्न करवाए जाते हैं। तो उन सब की जो कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है या अन्य बहुत सारे हैं संगठन, तो उनका जो समन्वय करने वाला है, उनको आपस में जो कोऑर्डिनेट करने वाला है वो है सामाजिक और आर्थिक परिषद। चार्टर के अनुच्छेद 55 में संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थिरता और समृद्धि देने के लिए ऐसी दशाएं निर्मित करने का निर्देश दिया गया है जो राष्ट्रों के मध्य मित्रवत और शांतिपूर्ण संबंधों के लिए जरूरी है और लोगों को आत्मनिर्णय और समान अधिकारों के सिद्धांत पर टिके हो। यानी कि यदि देश आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे तो वो आपस में समान अधिकार मतलब समानता के आधार पर कार्य नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उनको इस रूप में लाने के लिए जिससे कि वो राजनीतिक रूप से भी अपने आप को स्वतंत्र साबित कर मतलब स्वतंत्र महसूस करें और अपने आप को सक्षम महसूस करें, तो सामाजिक और आर्थिक उनका उन्नयन बहुत आवश्यक है। और इसके लिए निम्न बातों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है जो कि सामाजिक और आर्थिक परिषद देती है: उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक और सामाजिक उन्नति और विकास की अवस्थाएं, जिससे कि व्यक्ति का जीवन स्तर इतना हो कि वो अपनी जो उसको आवश्यक है उसके लिए वो उसको प्राप्त हो, आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो उसकी। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और अन्य जो समस्याएं हैं उसकी किसी देश की, क्योंकि देश के उस पर होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, तो उस देश की जैसे जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या फिर जो जिसको कहें गरीब राष्ट्र हैं या जहाँ पर कोई विशेष बीमारी है या कोई और कार्य हैं, उसके लिए ये संगठन वहाँ पर सभी प्रकार से कार्य करता है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग भी, क्योंकि इस सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग के जरिए भी आपस में जो देश हैं उनमें थोड़ी समीपता आती है और झगड़ों के लिए स्थान कम होता है। इसके अलावा ये जो परिषद है वो लिंग, जाति, धर्म, भाषा इन सभी के भेदभाव के बिना सभी के लिए स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के अनुपालन और उनके प्रति वैश्विक सम्मान का आह्वान करती है कि सभी जो है वो बिना किसी भेदभाव के सबको मानव अधिकार मिले और स्वतंत्रता मिले। स्टूडेंट्स, मैं इसका संगठन आपको बताती हूँ। अब जो ये परिषद है इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं और इनमें से 18 सदस्य प्रतिवर्ष महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य हर साल होते हैं। यानी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तो 3 साल होता है, पर ये स्थायी है, यानी हर साल 18 वो निर्वाचित होते हैं, पुराने 18 चले जाते हैं। इस तरह से हर एक सदस्य का कार्यकाल 3 साल हो जाता है। और जो सदस्यों का निर्वाचन है उसके लिए भौगोलिक वितरण पर आधारित प्रणाली को काम में लिया जाता है। जैसे मैंने कल आपको सुरक्षा परिषद का बताया कि हर महाद्वीप से सदस्य जो है वो ले लिए जाते हैं, और अध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और उसके बाद में पुनः उनको दोबारा ले लिया जाता है। मतलब एक बार उनका सेवा मुक्ति हो गई तो दोबारा वो चुन लिए जाते हैं। इसकी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती है और विशेष सत्र यदि आवश्यक हो तो वो भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य मतलब प्रत्येक सदस्य देश को एक मत देने का अधिकार है, और जो निर्णय होते हैं वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं। प्रारंभ में इसमें सामाजिक और आर्थिक परिषद की जो गतिविधियां थी वो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और बहुत ज़्यादा जो कहें कि विनाश की विभीषिका चारों तरफ हमें नज़र आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में शुरू में तो युद्ध पीड़ित जो यूरोप के राष्ट्र हैं, एशिया है, इज़राइल और अरब देशों में बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्प्यूट चलता रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। तो उस समय तो यूरोप में चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, एशिया में भी देश आज़ाद हो रहे थे और इसका असर जो एशिया तक पहुंचा था। जापान तो उद्वस्थी हो गया था,
तो उनके पुनर्निर्माण की समस्याओं तक ये सीमित था। लेकिन 1950 के मध्य के बाद में इसका जो कार्य था वो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो अल्प विकसित राष्ट्र थे उनकी समस्या, चूँकि वो मतलब देश अशिक्षित थे, अल्प विकसित थे और वहाँ पर विज्ञान का भी विकास नहीं हुआ था, तो उनकी तरफ इसका ध्यान गया। और आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है उसकी जो गतिविधियां हैं उसमें 9 आयोग हैं, कार्यात्मक आयोग, 5 क्षेत्रीय आयोग। क्षेत्रीय आयोग जो है वो यूरोप है, एशिया है, मतलब इस तरह से अलग अलग बने हुए हैं। और ये जो है ये आयोग विभिन्न उस पर काम करते हैं, जैसे कि ऊर्जा स्रोतों के ऊपर है या विभिन्न कोई विकास कार्य हैं उसके लिए ये कार्य करते हैं, और अलग से भी इसके निकाय विद्यमान हैं। और आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा महासभा और अन्य संयुक्त राष्ट्र के अंगों के विचार प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट जो है उनके अनुमोदनों की पहल और निर्माण किया जाता है। और ये जो है वो ये विभिन्न जो अभिकरण हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, अन्य बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उन सब के साथ में समझौते संपन्न कराती है और उनके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को संपन्न कराती है, विभिन्न देशों को ये सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार के कार्य ये परिषद उनके साथ में करती है और महासभा के निर्देश पर ये परिषद जो है वो कार्य करती है। और कुछ समस्याएं, जैसे कि वर्तमान में कुछ समस्याओं पर विशेष इसका ध्यान है, जैसे विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर होने वाला संसाधनों का प्रवाह है, तीसरी दुनिया पर जो बहुत ऋण बढ़ता जा रहा है उस पर इसकी निगाह है, अपराध बढ़ रहा है दुनिया में, और भुखमरी, कुपोषण, महिलाओं को अपर्याप्त आर्थिक समाकलन है, और विषैले पदार्थ निकलते हैं फैक्ट्री वगैरह में से उन पर, और या फिर रासायनिक कोई हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर कि वर्तमान में कार्य कर रही है। इसके अलावा वस्तुओं का परिवहन है ना, तो ये सब कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। और आर्थिक सामाजिक परिषद सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में भी परामर्श का आदान प्रदान करती है। तो इस तरह से इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य स्टूडेंट्स है, और ये परिषद अपने जो कार्य है उसमें बहुत अच्छी तरह से सफल हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो रोग हैं उन पर इसकी नज़र है और बहुत सारे रोग जो है उनका उन्मूलन इसके द्वारा किया जा चुका है। अगले हम आते हैं अंग है न्यास परिषद। स्टूडेंट्स, न्यास परिषद हालांकि वर्तमान में इसका बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 8वां अध्याय है उसमें न्यास परिषद की व्यवस्था की गई है, और चार्टर के 75वें अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो न्यास प्रदेशों का प्रशासन है, नियंत्रण है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी। न्यास मतलब एक तरह से ट्रस्ट है, और इस परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो पराजित राष्ट्र थे उनकी संपत्ति को लौटाना, उनका पुनर्निर्माण करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विनाश उन राष्ट्रों का हो गया था, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो दोबारा से उनको सुनियोजित करना, उनका पुनर्निर्माण करना, उनको दोबारा से एस्टेब्लिश करने का कार्य इसको दिया गया था। और जो पूर्ण स्वशासन की स्थिति में नहीं आए थे तो उनके लिए ये था कि जो विकसित राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को स्वशासित करें, उन्हें विकसित करें, अपनी बराबरी पर उनको लेकर आएँ और उसके बाद उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें, और वो अपनी अर्थव्यवस्था स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी अर्थव्यवस्था को स्वयं संचालित करें। तो इस तरह की इसका उद्देश्य रखा गया। इस परिषद में 11 देशों को रखा गया है जिन्हें कि न्यासी क्षेत्र कहा गया, और नवंबर 1996 में अमेरिका द्वारा प्रशासित जो प्रशांत द्वीप पलामू था वो स्वतंत्र हो गया, यानी पूरे 11 जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लगभग पूर्ण हो गया, और 20 वर्षों में इसकी सारी समस्याओं का निदान कर दिया गया। लेकिन ये परिषद अभी भी नाम के लिए बना रखी है, और वर्ष में इसका अधिवेशन 2 बार इसका अधिवेशन जून और नवंबर में होता है, और इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 4 अंग हो गए हैं, और अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।